नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 2 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है फार आउट और ये बात करता है जो प्राइवेट लॉन्च अभी किया गया है। 2 एस्ट्रोनॉट यूएस के अंतरिक्ष में भेजे गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और एक प्राइवेट कंपनी के रॉकेट और स्पेसशिप के द्वारा ये किया गया है। और इससे एडिटोरियल का अनुमान है कि एक नए युग की शुरुआत होगी जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी और ज़्यादा रोल प्ले करेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है डायरेक्टली जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ हमें पढ़ना पड़ता है रॉकेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में और तरह तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं। तो ये इस तरीके से सिलेबस के इस पोर्शन से लिंक होता है। तो आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं इस मिशन के बारे में और ये रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट कहाँ से लॉन्च हुआ इस बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये यूएस का मैप है और ये जो ड्रैगन क्रू नाम का स्पेसशिप लॉन्च हुआ है, इसको लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा से, जहाँ की कैनेडी स्पेस सेंटर है। तो ये है फ्लोरिडा राज्य यूएस का और यहीं कैनेडी स्पेस सेंटर स्थित है। तो इसको यहाँ से लॉन्च किया गया है। और ये है आपका स्पेस एक्स रॉकेट, जो कि रॉकेट का नाम है फैल्कन 9, और जो स्पेसशिप है उसका नाम है क्रू ड्रैगन। और ये दोनों हैं स्पेस एक्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी के, जिनके मालिक हैं एलन मस्क। और ये एक और फेमस कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। तो आइए अब देखते हैं कुछ और फैक्ट्स इस प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो स्पेसशिप को लॉन्च किया गया है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है पूरे विश्व भर में। और इसके पीछे ये वजह नहीं है कि कोई नई स्पेस टेक्नोलॉजी ईजाद हो गई है। वजह सिर्फ इतनी है कि ये पहले बार हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स को अपने रॉकेट और अपनी स्पेसशिप से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा है। तो ये पहली बार हुआ है और ये टेक्नोलॉजी अपने स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में भेजने की टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 देशों के पास है आज तक, जो कि यूएस, रशिया और चाइना है। तो 31 मई को ये स्पेसशिप जाके डॉक हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम लोग विस्तार से समझेंगे की कॉन्सेप्ट्स में आज। अभी आप इतना समझिए कि ये एक इंटरनेशनल लैब है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन हो रहा है और ये एक स्पेस बेस्ड लेबोरेटरी है। और इसको लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। और इसके द्वारा जो 2 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं उनके नाम हैं रॉबर्ट या बॉब बेनकेन और डग हर्ली। और ये वहाँ ज्वाइन करेंगे एक्सपेडिशन 63 क्रू को। और स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और ये जो लॉन्च हुई है ये 9 साल के बाद, क्योंकि 2011 में जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अपने जो स्पेस शटल प्रोग्राम था इसको बंद कर दिया था। और इसके पास 5 स्पेसशिप भी थे, जिसमें कि 2 दुर्घटना के शिकार भी हुए। और उनमें से एक था कोलंबिया, जिसमें कल्पना चावला जी की मृत्यु हुई। तो नासा के पास 5 स्पेसशिप होते थे जो कि वो यूज़ कर रहा था अपने स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। और इसके द्वारा करीब करीब 135 स्पेस जर्नीज की गई, जिसमें कि कई सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी गए।
और ये 30 साल तक लगातार काम करता रहा 1981 से 2011 के बीच में। लेकिन इनमें से 2 दुर्घटना के शिकार हुए, जिसमें एक था चैलेंजर जो कि 1986 में दुर्घटना हुई और 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई, और दूसरा था कोलंबिया जो कि 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वो वापस एंट्री कर रहा था अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और इसमें भी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु हुई, और इसमें कल्पना चावला भी शामिल थी जो कि भारतीय ओरिजिन की महिला थी। और इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे, और इसके अनुसार ही डिस्कवरी, एटलांटिस और एंडीवर जो कि 3 स्पेसशिप बचे हुए थे, इनको फॉर्मली रिटायर किया गया 2011 में। और क्या वजह हुई कि नासा ने ऐसा कदम उठाया? तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला कि ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था नासा को। दूसरा, जो साइंटिफिक रिसोर्सेज इसके पीछे खर्च करने पड़ रहे थे, उससे नासा को ऐसा लग रहा था कि ये बेहतर है अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसको ले लेती है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को, और वो अपने साइंटिफिक रिसोर्सेज को, जो फंडामेंटल रिसर्च है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है, उसके लिए यूज़ करें। तो इस वजह से भी नासा ने प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज किया, जैसे कि स्पेस एक्स, बोइंग वगैरह, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, उनको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराई, जिससे कि वो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का काम संभाल सकें। और इसी के चलते स्पेस एक्स ने ऐसा किया है अब। तो स्पेस एक्स जैसी कंपनियां अब कॉमर्शियल स्पेस टैक्सी प्रोवाइडर बन जाएंगी, और इससे काफ़ी ज़्यादा निवेश बढ़ेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन क्षेत्र में, और प्राइवेट कंपनियों को हिस्सा मिलेगा। तो कुछ बातें और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो स्पेसशिप लॉन्च हुआ है उसका नाम है क्रू ड्रैगन, और इसको बनाया है स्पेस एक्स कंपनी ने। इसमें जो रॉकेट यूज़ हुआ है उसका नाम है फैल्कन 9, जो कि स्पेसशिप को ऑर्बिट में लॉन्च करता है। और ये कंपनी के जो ओनर हैं वो हैं एलन मस्क, जो टेस्ला मोटर्स के भी मालिक हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। तो आइए अब देखते हैं की पॉइंट्स एडिटोरियल के। तो एडिटोरियल बताता है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक निजी प्रक्षेपण यान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें ले जाया गया है, और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसका एक नया युग शुरू करने की संभावना रखता है। और एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री यानी कि 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया गया है 31 मई को। और ये स्पेस शटल मिशन, जो कि नासा का एक प्रोग्राम था जो कि 1981 से 2011 तक चला, 30 सालों के लिए, उसके समाप्त होने के 9 वर्षों के बाद अमेरिका की धरती से ये एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। और जब तक ये नहीं हो पा रहा था तो 2011 के बाद से जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, ये डिपेंड थी रशियन स्पेस एजेंसी के ऊपर अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। तो रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। और इसके लिए रॉसकॉस्मोस को काफ़ी पैसे भी देने पड़ते थे, और एक डिपेंडेंसी भी बनी रहती थी, जो कि अब हट गई है। तो ये यूएस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और इसी बात से खुश होते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह विश्वास जताया है कि अमेरिका 2024 तक चंद्रमा में एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा, और वो वहाँ रहकर मार्स के लिए तैयारी करेंगे। और यूएस का प्लान है कि वो मार्स में भी एक मिशन भेजना चाहता है, जिसके द्वारा एस्ट्रोनॉट्स मार्स में भी जाएंगे। और साथ ही साथ अमेरिका ने ये भी कहा है कि वो चंद्रमा में भी पहली महिला यात्री को भेजेगा। तो अमेरिका की तरफ से ये कई सारे दावे किए गए हैं, और अमेरिका इस तरफ प्रयास करेगा। और जहाँ तक बात है जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, उसने जो एक्साइटमेंट है या उत्साह है स्पेस एक्स के द्वारा जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा गया है उसको लेकर, तो रशियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि ये उत्साह कुछ ज़्यादा ही है,
और सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ही भेजा गया है और मार्स अभी बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं रशिया और यूएस के बीच में जो स्पेस को लेकर राइवलरी है वो अभी भी बरकरार है। और सबसे ज़्यादा उत्साह जो इस लॉन्च को लेकर है वो है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन यानी निजी भागीदारी को इससे बढ़ावा मिलेगा। और जब नासा ने भी अपना स्पेस शटल प्रोग्राम को समाप्त किया था तो उसने ये संकेत दिया था कि वो इस रूटीन वर्क यानी कि नियमित कार्य जो है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन का उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो चाहता है कि वो फोकस करे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में ही अपना ध्यान लगाए। तो उसे अब वो फ्रीडम भी मिलेगी और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी जब और ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे इस कमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि जितना समय लगना चाहिए था 2011 से वो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है जिसका अनुमान उस समय नहीं लगाया गया होगा। और दूसरी बात ये भी है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है यानी कि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। और वर्तमान में जब बहुत सारे देश कोविड-19 का संकट झेल रहे हैं और भी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, तो ऐसे समय में किसी भी देश के लिए अकेले और किसी भी सरकार के लिए अकेले स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना संभव नहीं है। तो इसीलिए अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में बढ़ता है तो ये सभी के लिए लाभदायक होगा। और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन वाले उनमें अत्यधिक बजट की आवश्यकता होती है और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये वैज्ञानिक परियोजनाएं काफ़ी महंगी साबित होती हैं और शायद उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उस पर खर्च करें या प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं जिससे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को जितना बजट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और एडिटोरियल का ये भी मानना है कि स्पेस एक्स द्वारा इस मिशन को कामयाबी से पूरा करने के बाद न केवल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में साझेदारी की गुंजाइश और बढ़ती है बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग भी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और जैसे जैसे ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का उद्योग बढ़ेगा तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारों को और ज़्यादा मौका मिलने लगेगा। और अभी भी अगर देखा जाए तो नासा अपने प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स के लिए हमेशा से ही एरोस्पेस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आउटसोर्सिंग करता रहा है और अब जब स्पेस एक्स ने परिवहन बाजार में कदम रख लिया है स्पेस परिवहन बाजार में तो ये निजी क्षेत्र के लिए और भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में भागीदारी के लिए अवसर खोलेगा। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि पहली अंतरिक्ष टूरिज्म उड़ान का विगत वर्ष में परीक्षण किया गया था और ये किया गया था वर्जिन गैलेक्टिक जो कि रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है। रिचर्ड ब्रैंसन मालिक हैं वर्जिन एयरवेज के और ये यूके के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और एडिटोरियल कहता है कि ये जो अंतरिक्ष टूरिज्म है यानी कि स्पेस टूरिज्म ये एक प्रीमियम बाजार बन सकता है और काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो सकता है निवेशकों के लिए। और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में बड़े स्तर पर निजी भागीदारी रैपिड मास कमर्शियल एविएशन की फील्ड में भी हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संभावना रखने वाला क्षेत्र है। और आखिर में एडिटोरियल का कहना यह है कि जो क्रू ड्रैगन जिसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है उसने जो सबसे बड़ा काम किया है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ा है यानी कि एक मनोवैज्ञानिक बाधा जो कि हमेशा से थी कि सैटेलाइट्स या पुर्जे बनाना तो अलग बात है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ सकता है लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना या उनको स्पेस में भेजकर वापस लाना ये अभी तक सिर्फ स्पेस एजेंसीज ने ही किया था और ये पहली बार हुआ है कि एक प्राइवेट प्लेयर ने ऐसा करके दिखाया है और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर टूट गया है और इससे प्राइवेट सेक्टर को और अधिक विश्वास मिलेगा कि वो
स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल ये भी कहता है कि क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़े रिस्क इन्वॉल्व हैं और ये रिस्क पैसे के भी हैं, जान और माल के भी हैं, तो इसीलिए जो सरकारें हैं उनको मेजर रोल फिर भी निभाना ही पड़ेगा और एक सपोर्टिंग रोल में प्राइवेट सेक्टर ज़रूर अपना पार्ट प्ले कर सकता है और ये होना भी चाहिए। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं स्पेस एक्स। तो ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि साउथ अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर जो हैं एलन मस्क उनके द्वारा संचालित है और ये साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के हैं लेकिन अब ये अमेरिका में रहते हैं। और स्पेस एक्स सिर्फ अकेली एक प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट से वापस लेके आए हैं और इसको कहते हैं रीयूजेबल टेक्नोलॉजी। और इसकी खास बात यह है कि इसके द्वारा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि स्पेसशिप को बार बार यूज़ किया जा सकेगा। जो लॉन्च व्हीकल है उसको भी दोबारा यूज़ किया जा सकेगा। तो रॉकेट नहीं तो एक बार यूज़ करने के बाद बेकार हो जाता था, लेकिन स्पेस एक्स ने वैसी टेक्नोलॉजी निकाली है कि ये दोबारा यूज़ में आ जाएगी और इससे जो लागत है वो कम हो जाएगी। और इसको इन्होंने 2010 में परीक्षण किया था। और ये जो अभी जो इन्होंने स्पेसशिप भेजा है वो है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन और ये ड्रैगन 2 क्लास ऑफ रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं स्पेसक्राफ्ट, उस कैटेगरी का स्पेसक्राफ्ट है। और इसको अगर देखा जाए तो ये 5th क्लास ऑफ यूएस स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमन बीइंग को ऑर्बिट में लेकर गया है। पहला था मरकरी, फिर जेमिनी, अपोलो और स्पेस शटल प्रोग्राम्स। तो इसके बाद ये 5वां आया है। ये पीटी के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और जो रॉकेट है इनका वो है फैल्कन 9 जो इस स्पेसशिप को ऑर्बिट तक लेकर गया। और इस मिशन का नाम था डेमो 2 मिशन जो कि एक जॉइंट मिशन था नासा और स्पेस एक्स के बीच में। आखिर में देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये सबसे बड़ी मानव के द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर है लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये अर्थ का चक्कर लगाता है हर 92 मिनट्स में और पूरे दिन में ये कम से कम 15.5 बार चक्कर लगा लेता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो प्रोग्राम है ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है 5 देशों के बीच में, जिसमें कि एक यूनाइटेड स्टेट्स है जिसकी एजेंसी है नासा, रशिया रॉसकॉस्मोस, जाक्सा जापान की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप को रिप्रेजेंट कर रही है और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और इसकी जो ओनरशिप है इसको इस्टेब्लिश किया गया है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी और एग्रीमेंट के द्वारा। तो ये भी पीटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसका जो पहला कंपोनेंट लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1998 में और इसकी असेंबली अभी तक चल ही रही है और कुछ इसके कंपोनेंट इस साल भी लॉन्च किए जाने हैं और ये 2030 तक चलेगी। और इसके बाद ये जो दूसरा स्पेस स्टेशन बनेगा उसमें करीब करीब 10 देश शामिल होंगे और बहुत अधिक संभावना है कि भारत भी इसका पार्ट होगा। और ये करता है माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट करने में लाभदायक है, स्पेस एनवायरनमेंट में रिसर्च करने में लाभदायक है। तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो करते रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो आइए आप देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पीटी और मेंस में। तो पीटी में आपसे पूछा जा सकता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि फैल्कन 9 किस कंपनी का रॉकेट है, जो स्पेसशिप लॉन्च की गई थी जिससे 2 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजे गए हैं इस साल, उसका नाम क्या था। तो क्रू ड्रैगन आपको पता होना चाहिए। इस मिशन का नाम क्या था, तो डेमो 2 मिशन। इस मिशन को किसने संचालित किया, तो स्पेस एक्स और नासा ने ज्वाइंट रूप में। और कौन से 2 एस्ट्रोनॉट भेजे गए उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेसक्राफ्ट में भेज सकते हैं अंतरिक्ष में। तो सिर्फ 3 देश हैं, यूएस, रशिया और चाइना। और मेंस की बात अगर की जाए तो आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो
स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, तो इससे फिर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को कितना बढ़ावा मिलेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में, और ये किस तरीके से जो अनुसंधान है इस फील्ड में, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको कैसे प्रमोट कर सकता है। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। फ़ायदे ज़्यादा होंगे, नुकसान भी या चिंता कुछ हो सकती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये भारत के ऊपर भी लागू होता है, और केंद्र सरकार भी इसरो की मोनोपोली जो स्पेस फील्ड में है उसको कम करना चाह रही है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया था 16 मई को, तो उसमें भी ऐसी बात की गई थी कि जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस वगैरह हैं उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाएगा, और इसरो की जो मोनोपोली है अभी इस फील्ड में उसको भी दूर किया जाएगा। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ऐसे के नज़रिए से भी, और इसमें इस तरीके के ऐसे का टॉपिक हो सकता है कि क्या भारत जैसे देश जिसके पास और इतनी सारी समस्याएं हैं जूझने के लिए, उसे स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। तो इसमें आपको एक ऐसे लिखने की भी संभावना हो सकती है, जिसमें फिर से आपको एक बैलेंस नज़रिया लेना है और ऐसे लिखना है जिसमें आप इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताएंगे, लेकिन अंत में आप पॉजिटिव ही रहेंगे इस चीज़ को लेकर। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।